सुनो, लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ वेक्टर्स, ठीक है। अच्छा, इसमें अब क्या है कि हम आपको अभी ये बताना चाहते हैं कि अगर एक वेक्टर है मेरे पास, या दो वेक्टर हैं, या तीन वेक्टर हैं, तो उनसे मैं कितने वेक्टर्स बना सकता हूँ। मान लो मैं आपको बोलता हूँ कि मेरे को एक वेक्टर चाहिए और वो वन डायमेंशन में है, ठीक है, तो कितने वेक्टर्स रिक्वायर्ड होंगे। ठीक है, मेरे को एक वेक्टर चाहिए जो दो डायमेंशन में है, तो तब कितने वेक्टर रिक्वायर्ड होंगे। वेक्टर जो होता है, अगर हम आई कैप, जे कैप, के कैप कंपोनेंट लेके चलेंगे तो वो तीन डायमेंशन में बनेगा। अगर आप बस अकेला आई कैप लेके चलोगे, या अकेला जे कैप लेके चलोगे, या अकेला के कैप लेके चलोगे, तो वन डायमेंशन में बनेगा। ऐसे अगर आई कैप और जे कैप दो डायमेंशन लेके चलोगे तो टू डी में बन जाएगा, ठीक है। तो हम वही डिस्कशन कर रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं वन डायमेंशन। इसका मतलब क्या है, अभी अभी आपको समझ आ जाएगा स्लोली स्लोली। वन डी में क्या है, हम इनफाइनाइट वेक्टर्स, एक स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, इनफाइनाइट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ, इन द डायरेक्शन ऑफ a vector can be achieved by multiplying a vector with a scalar quantity। ठीक है, स्केलर क्वांटिटी शुड नॉट बी इक्वल टू जीरो। इसका क्या मतलब हो गया, मान लो हम बोलते हैं कि मेरे पास एक ए वेक्टर है, ठीक है, ये ए वेक्टर है। अब इसी की डायरेक्शन में आप इनफाइनाइट वेक्टर अगर बनाने की कोशिश करोगे तो उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस वेक्टर को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। जैसे मान लो आपने 2a वेक्टर कर दिया, तो उस केस में क्या होगा, ये इसी की डायरेक्शन में एक वेक्टर आ जाएगा जिसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मैं बोलता हूँ -2 2a वेक्टर, तो वो इससे ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो इसी डायमेंशन में, कौन सी डायमेंशन में, ए वेक्टर की डायमेंशन में अगर हम बात करें, तो हमें इनफाइनाइट वेक्टर्स मिल सकते हैं अगर हम इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई कर दें, किसी स्केलर से मल्टीप्लाई कर दें। जीरो से नहीं करना है, क्योंकि फिर वो जीरो वेक्टर बन जाएगा। और जीरो वेक्टर का आपको बताया था मैग्नीट्यूड जीरो होता है, डायरेक्शन आर्बिट्ररी होती है। अच्छा, डायरेक्शन की हम अगर बात करें, जैसे बार बार मैं डायरेक्शन कह रहा हूँ, तो आपको ऐसा मानना है, अभी फॉर द टाइमिंग ऐसे मान लो, यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन। जो यूनिट वेक्टर होता है ना, वही उसकी डायरेक्शन को बताता है। एक वेक्टर में दो चीजें होती हैं, एक उसका मैग्नीट्यूड एक होता है और एक उसकी डायरेक्शन होती है। तो जो डायरेक्शन होती है ना, वो यूनिट वेक्टर बताता है। तो यूनिट वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ठीक है, इस चीज को मन में एक दो बार बोलो, आपको ध्यान में रहेगा कि यूनिट वेक्टर अलोंग द वेक्टर गिव्स द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो किसी वेक्टर की अगर आपसे कोई डायरेक्शन की बात कर रहा है, तो वो क्या होगा, उसका यूनिट वेक्टर होता है। ठीक है, चलो एक चीज आप लोगों को समझ आई कि अगर मैं बोलता हूं मेरे पास मान लो बी वेक्टर है, ठीक है, अब ए वेक्टर बी वेक्टर से अचीव नहीं कर सकते आप, क्योंकि उसकी डायरेक्शन तो अलग है। बट बी वेक्टर की डायरेक्शन में अगर आपको कोई भी वेक्टर बनाना है, तो बी वेक्टर को आप लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। मान लो मैंने बोला कि भाई 3b वेक्टर/2 है, तो ये इसी के डायरेक्शन में तो आएगा, क्योंकि डायरेक्शन तो कैसे मिलेगी, यूनिट वेक्टर से मिलेगी। इसका यूनिट वेक्टर भी बी कैप बनेगा, इसका यूनिट वेक्टर भी क्या बनेगा, बी कैप बनेगा। अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करोगे तो उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में आ जाएगा। तो क्या लिखा हुआ है, इनफाइनाइट वेक्टर्स इन द डायरेक्शन ऑफ ए वेक्टर कैन बी अचीव्ड बाय मल्टीप्लाइंग ए वेक्टर विद अ स्केलर क्वांटिटी। और इसी से तो ये कंक्लूजन आता था कि मान लो मैं बोल देता हूँ कि अगर बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर है, इसका मतलब है इन दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। बी वेक्टर इक्वल टू अगर लैम्डा ए वेक्टर लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। और हम बोलते थे या तो बी वेक्टर ए वेक्टर के पैरेलल होगा, या बी वेक्टर इज कोलिनियर विद ए वेक्टर। समझ गए। तो अगर एक ही डायमेंशन में आपको रहना है, तो आपको एक ही वेक्टर चाहिए होगा। एक वेक्टर से आप एक डायमेंशन में रह सकते हो और उसी डायरेक्शन में बहुत सारे वेक्टर्स निकाल भी सकते हो। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सब लोगों को। अब टू डायमेंशन देखते हैं एक बार। टू डायमेंशन में देखो, अब मान लो टू डायमेंशन का क्या मतलब है कि मेरे पास अब दो एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस भी और वाई एक्सिस भी है। तो दो डायमेंशन में आपको कितने वेक्टर चाहिए। अगर मान लो मैं बोलता हूँ मेरे पास अकेला एक वेक्टर है, ए वेक्टर, अब इससे आप दो डायमेंशन में कभी भी जा नहीं सकते। क्यों नहीं जा सकते, आप इसको किसी कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करोगे तो इसी की डायरेक्शन में रहोगे, तो दो डायमेंशन में तो आप कभी भी जा नहीं पाओगे। तो दो डायमेंशन में जाने के लिए कम से कम आपको दो वेक्टर चाहिए।
दो डायरेक्शन में जाने के लिए आपको कम से कम कितने वेक्टर चाहिए? दो, तो मिनिमम 2 वेक्टर्स आर रिक्वायर्ड। अच्छा, उनके ऊपर क्या कंडीशन होगी? वो दोनों वेक्टर जो होने चाहिए वो सेम डायरेक्शन में नहीं हो जाने चाहिए। अब मान लो आपने एक वेक्टर ए उठा लिया और बी वेक्टर ये उठा लिया। लीनियर कॉम्बिनेशन कहने का मतलब है कि मैं इसको स्केलर से मल्टीप्लाई करके ऐड सब्ट्रैक्ट कर सकता हूँ। लीनियर कॉम्बिनेशन यही बोलते हैं। लीनियर इक्वेशन कैसी होती थी? 2x + 3y। अगर दो वेरिएबल में लेते हो, तीन वेरिएबल में लोगे तो 2x + 3y + 4z ऐसे करके। तो लीनियर कॉम्बिनेशन का मतलब है हम लैम्डा a + म्यू b बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों वेक्टर कोलिनियर हो गए ना, तो इनका लीनियर कॉम्बिनेशन अगर आप लिखोगे लैम्डा a + म्यू b, वेयर लैम्डा एंड म्यू आर स्केलर, ये दोनों स्केलर्स हैं, मतलब कांस्टेंट है, ठीक है। तो आप इसी डायरेक्शन में तो रह जाओगे, तो वो क्या आ जाएगा? डेल्टा सी वेक्टर आ जाएगा, या डेल्टा ए वेक्टर भी लिख सकते हो आप इसको। डेल्टा ए वेक्टर लिख दो बस, क्योंकि ए और बी एक ही डायरेक्शन में है, ठीक है। तो दो डायमेंशन में अगर आपको कोई भी वेक्टर बनाना है तो आपको कम से कम दो वेक्टर चाहिए होंगे जो कि नॉन कोलिनियर हो। अब जैसे वो कैसे, वो देख लेते हैं। मान लो मेरे पास ये वाला वेक्टर आ गया ए वेक्टर, बी बोल देते हैं इसको, और ए वेक्टर हम मान लेते हैं इस डायरेक्शन में है, ठीक है। तो एक हो गया मेरे पास ए वेक्टर और एक हो गया मेरे पास बी वेक्टर। अब आप बोलोगे कि सर कैसे इससे टू डायमेंशन वेक्टर कैसे बनाएंगे? इन दो वेक्टर की हेल्प से, अगर ये दोनों नॉन कोलिनियर है, अब मुझे पता चल गया ये वेक्टर इज नॉट इक्वल टू लैम्डा बी वेक्टर, इट मींस ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर। मैं इनफाइनाइट वेक्टर बना सकता हूँ, मतलब इस ये जो सरफेस है, इस सरफेस के जो मैं जहाँ पे बना लिख रहा हूँ, तो इस सरफेस के ऊपर इनफाइनाइट वेक्टर इन दो वेक्टर से मिल जाएंगे मुझे। कैसे मिलेंगे? देखो, अब मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया। पैरेललोग्राम लॉ आप जानते ही हो। तो ये वाला जो वेक्टर आएगा, ये वाला वेक्टर क्या आएगा हमारे पास? ये वाला वेक्टर a + b आएगा, ठीक है। तो एक वेक्टर बन गया हमारे पास। अब दूसरा वेक्टर कैसे बनाओगे? आप क्या करो, इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो ये बन गया आपका 2a वेक्टर, इसको b रहने दो, तो आपका जो पैरेललोग्राम बनेगा वो ये बन जाएगा, ठीक है। अब आप अगर इसका डायगोनल ज्वाइन करोगे तो ये वाला डायगोनल किसके बराबर आएगा? 2a + b के बराबर आएगा। आपको समझ आ रहा है? कोई भी वेक्टर बनाना है, इस डायरेक्शन में बनाना है, तो आप क्या करो, ये वाला ले लो। मान लो -3/2 ए वेक्टर ले लिया आपने, ठीक है। तो इसके इसका पैरेललोग्राम बनाओगे तो ये वाला जो इसका डायगोनल होगा वो क्या होगा? इन दोनों का सम होगा। वो किसके बराबर आ जाएगा? ये डायगोनल आ जाएगा -3a/2 + b वेक्टर। तो कहने का क्या मतलब हुआ कि इस सरफेस के ऊपर सारे वेक्टर अचीव किए जा सकते हैं। कैसे अचीव किए जा सकते हैं? ए और बी की हेल्प से अचीव किए जा सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? अब स्टेटमेंट लिख देते हैं, इनफाइनाइट वेक्टर्स in 2D plane can be achieved by two non-collinear vectors a vector and b vector as c vector is equal to lambda a plus mu b, ठीक है। where lambda and mu belongs to real numbers not equal to 0। सबको समझ आ गया? अब देखो, वो जीरो वाली कहानी तो बस ऐसी है कि अगर आप जीरो ले लोगे तो फिर एक ही डायमेंशन में रह जाओगे ना, फिर दो डायमेंशन की बात ही नहीं आएगी। तो मिनिमम मिनिमम कितने वेक्टर चाहिए हमें टू डायमेंशन में? सारे वेक्टर बनाने के लिए मिनिमम हमें दो वेक्टर चाहिए। अगर मेरे पास दो वेक्टर रहेंगे तो मैं इनफाइनाइट वेक्टर्स बना सकता हूँ। उन दो वेक्टर्स के ऊपर कंडीशन है कि वो नॉन कोलिनियर होने चाहिए। अब इसकी हेल्प से हम ये भी बता सकते हैं कि मान लो ये जैसे आपके दो वेक्टर थे, ए वेक्टर और बी वेक्टर, आपने लैम्डा, ये म्यू बी मान लो, ठीक है, और ये आपने लैम्डा मतलब उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो इसका एक क्या बनेगा? पैरेललोग्राम बनेगा। और ये वेक्टर आपका कौन सा वाला वेक्टर आ जाएगा? ये जो डायगोनल है, ये सी वेक्टर आ जाएगा लैम्डा ए प्लस म्यू बी। तो इससे एक कंक्लूजन और आता है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि इन तीनों को देख के समझ आ रहा है ये तीनों एक ही प्लेन पे आ रहे हैं। ये तीनों वेक्टर जो हैं वो किस पर आ रहे हैं? एक ही प्लेन पर आ रहे हैं। तो अगर मुझे ये प्रूव करना है ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, ए बी सी आर कोप्लेनर वेक्टर्स, तो हम ये जनरली ये प्रूव कर देते हैं, देन सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ये आप चेक कर लो बस। अगर देखो ए और बी कोलिनियर हो गए, मान लो ए और बी कोलिनियर है, तो उस केस में क्या है कि भाई ए और बी कोलिनियर है, तो लैम्डा ए प्लस म्यू बी क्या हो जाएगा? डेल्टा ए वेक्टर ही हो जाएगा। तब तो ये दोनों कोप्लेनर हो ही गए। भाई अगर कोलिनियर वेक्टर है, मान लो ऐसे वेक्टर हैं, तब तो ये कोप्लेनर है ही ना। ये सारे पैरेलल वेक्टर जो होते हैं वो हमेशा कोप्लेनर होते हैं। दो पैरेलल वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, ठीक है। उनकी हेल्प से तीसरा वेक्टर बनाओगे वो भी सेम उनके पैरेलल ही रहेगा, तो कोप्लेनर बनेंगे ही बनेंगे, एक प्लेन में आ जाएंगे मतलब,
ठीक है। बट अगर हम नॉन कोलिनियर वेक्टर लेके चल रहे हैं तो 3 वेक्टर कोप्लेनर तभी होंगे जब आप एक को दूसरे दो के टर्म्स में एक्सप्रेस कर पाओ। तो इसका मतलब है सी वेक्टर शुड बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ लैम्डा ए प्लस म्यू बी। अगर हम इसको लिख सकते हैं तो ये तीनों कोप्लेनर हो जाएंगे। अब यहां तक बताओ कोई कंफ्यूजन है तो फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चैट बॉक्स में जिसको सब क्लियर है ऑल क्लियर कर दो या ये पेंगुइन बना दो। ठीक है, तो अब आपको एक चीज समझ आ गई। देखो अब आपको एक चीज समझ आ गई कि अगर 1 डायमेंशन में रहेंगे तो एक वेक्टर का रिक्वायरमेंट है, 2 डायमेंशन में रहेंगे तो 2 वेक्टर का रिक्वायरमेंट है। तो अब आते हैं 3 डायमेंशन के ऊपर। अच्छा, अब 3 डायमेंशन में क्या है देखो, मिनिमम 3 नॉन कोप्लेनर, minimum 3 non-coplanar vectors are required, minimum 3 non-coplanar vectors are required to achieve 3D vector। ठीक है, सेम वही वाली बात है। अगर आपने 2 वेक्टर ले लिए, ठीक है, ये मान लो ये इस सरफेस पर है जिस पर मैं लिख रहा हूँ, ठीक है, और तीसरा वेक्टर भी यहीं पे ले लिया, मान लो सी वेक्टर भी आपने यहीं पे ले लिया, तो इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से तो आप इस प्लेन पे ही रह पाओगे ना। आप इस प्लेन के बाहर कहाँ जा पाओगे। आप इन दोनों का लीनियर कॉम्बिनेशन लोगे तो वो एक और वेक्टर आ जाएगा, मान लो ए प्लस बी इस डायरेक्शन में आ गया और आपने उसके साथ सी और ऐड कर दिया, तो ये वाला वेक्टर आपका कौन सा बन जाएगा, यहाँ से यहाँ तक ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये तीनों एक ही प्लेन पे आ जाएंगे। ठीक है, तो 2 वेक्टर की हेल्प से आप 3 वेक्टर नहीं बना सकते, 2 नॉन कोलिनियर वेक्टर की हेल्प से बना सकते हैं, बट वो मैं भी बताता हूँ थोड़ी देर में। तो पहले अगर हम वैसी बात करें कि अगर हम एग्जैक्टली ए और बी की हेल्प ही लेना चाहते हैं तो 2 वेक्टर की हेल्प से हम 3 वेक्टर नहीं बना सकते। 3D मतलब दो दो वेक्टर की हेल्प से, सॉरी मतलब 3 वेक्टर की बात नहीं कर रहे, 3D वेक्टर की बात कर रहे हैं। 2 वेक्टर की हेल्प से हम 3D वेक्टर नहीं बना सकते, क्योंकि क्या होगा, वो 2 वेक्टर तो अगर मान लो इंटरसेक्टिंग है या नॉन कोलिनियर भी हैं तो आपको 2 डायमेंशन में ही रखेंगे, 3 डायमेंशन में लेके जा ही नहीं पाएंगे। तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा, मान लो जैसे एक वेक्टर आपने ए वेक्टर यहाँ पे लिया और ये बी वेक्टर आपने यहाँ पे लिया, तो इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 2D पर आओगे। अब एक वेक्टर आप आउट ऑफ द प्लेन ले लो, तो ये ऐसा मान लो कि ये बाहर, ये मतलब कॉपी के सरफेस से बाहर जा रहा है, तो जैसे ये सरफेस पर है ये दोनों, और सी जो है वो आउटसाइड द सरफेस जा रहा है, मतलब इस सरफेस, ये जैसे ये सरफेस है उसके साथ एक सर्टेन एंगल पर बाहर की डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, अब क्या होगा, अब जब आप लीनियर कॉम्बिनेशन बनाओगे इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से क्या होगा, इन दोनों के लीनियर कॉम्बिनेशन से आप इस सरफेस पे आ जाओगे, तो अब ये सरफेस पर आ गए, मान लो ये आ गया आप क्या ए प्लस बी या लैम्डा ए प्लस बी आ गया, फिर आप इसका पैरेललोग्राम बनाओगे, तो उसके डायगोनल से आपको क्या मिलेगा, उसके डायगोनल से आपके पास मिल जाएगा ए प्लस बी प्लस सी, तो ये क्या हो गया, ये आउट ऑफ द प्लेन आएगा, समझ आ रहा है, ये सरफेस के ऊपर आएगा हमारे पास, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं हो रही। तो देखने पे हम ये बोल सकते हैं कि आर वेक्टर जो हमें लिखना पड़ेगा वो लिखना पड़ेगा लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा सी, वेयर ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, तो अगर आपको 3 डायमेंशन में एक वेक्टर बनाना है तो आपको कितने वेक्टर चाहिए होंगे, कम से कम 3 वेक्टर चाहिए होंगे जो कि नॉन कोप्लेनर हों। अगर वो कोप्लेनर हो गए तो उनका लीनियर कॉम्बिनेशन आपको उसी प्लेन में रखेगा। आप ये सोच सकते हो, पैरेललोग्राम लॉ से सोचो तो आपको बहुत इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, अब कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन में 2 ही वेक्टर दे देता है वो, तो हम क्या करते हैं, जैसे आर वेक्टर इज इक्वल टू, मैंने लिखा लैम्डा ए प्लस म्यू बी प्लस डेल्टा ए क्रॉस बी लिख देते हैं हम उसमें। अब आपको अगर थोड़ा बहुत आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा, क्रॉस प्रोडक्ट तो पढ़ा होगा ना, तो ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन वेक्टर देता है हमें। ठीक है, तो अब क्या होगा, ये तीनों ऑटोमेटिकली नॉन कोप्लेनर हो गए, इसमें ए बी और ए क्रॉस बी जो है ये तीनों नॉन कोप्लेनर वेक्टर ही तो हैं।
तो दो वेक्टर अगर नॉन कोलिनियर हैं, प्रोवाइडेड ए एंड बी आर नॉन कोलिनियर, तो अगर ये दो वेक्टर नॉन कोलिनियर हैं तो पक्का से क्या होगा, तीन वेक्टर जो बनेंगे वो नॉन कोप्लेनर बनेंगे। जैसे मान लो ये आपके पास ए वेक्टर है, ठीक है, और ये आपके पास बी वेक्टर है, तो आप सबको पता होगा ना ए क्रॉस बी कहां पर आता है, ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन आएगा, तो ए क्रॉस बी कैसा बनेगा, ए क्रॉस बी ऐसा आएगा आउट ऑफ द प्लेन, परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ऐसा बनेगा ये। इसको आप ऐसे सोचोगे ए क्रॉस बी आउट ऑफ द प्लेन, जैसे अगर ए और बी कॉपी के सरफेस के ऊपर हैं, तो अगर आप ए क्रॉस बी करेंगे तो ए से बी की डायरेक्शन में जाना है, और आप राइट हैंड से देखो, राइट हैंड से ए से बी की डायरेक्शन में जाओगे तो आपकी फिंगर्स कर्ल होंगी, और जो आपका थंब का जो डायरेक्शन होगा वो ए क्रॉस बी का डायरेक्शन होगा। ठीक है, मान लो अगर जैसे हम ऐसे लिखते हैं कि मान लो कॉपी के सरफेस के ऊपर है ए और बी, तो ए क्रॉस बी निकालेंगे, इस केस में क्या होगा, वो इनटू द प्लेन जाएगा, वैसे जाएगा इनसाइड द प्लेन, ठीक है, वो कॉपी के सरफेस के इनसाइड जाएगा। ठीक है, ये सबको पता होगा। तो आपको अब ये भी क्लियर हो गया कि तीन डायमेंशन में अगर मेरे को एक कोई भी वेक्टर चाहिए तो मेरे को कम से कम तीन नॉन कोप्लेनर वेक्टर चाहिए या दो वेक्टर नॉन कोलिनियर चाहिए, उससे उसमें भी क्या है, दो वेक्टर से हम तीसरा वेक्टर तो बना ही रहे हैं ना, ए क्रॉस बी। एक्चुअली में तो दो वेक्टर की हेल्प से हम तभी लिख पाएंगे जब हम तीसरा वेक्टर ए क्रॉस बी बनाएंगे। ठीक है, क्लियर हो गया होगा सबको यहाँ तक, ऑल क्लियर करो एक बार, कोई डाउट है तो बताओ मुझे, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखा करो। किसी को कोई भी कंफ्यूजन यहाँ तक? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट इज सम इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स। देखो अब नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, अब क्वेश्चंस करने में कुछ कुछ चीजों का यूज होता है वो मैं बताने वाला हूँ। तो पहली स्टेटमेंट है हमारे पास, अगर हमें तीन पॉइंट्स को कोलिनियर प्रूव करना है तो हम क्या करेंगे। तो जैसे मान लो हमारे पास तीन पॉइंट हैं ए बी और सी, अब हमें इनको कोलिनियर प्रूव करना है। टू प्रूव ए बी सी कोलिनियर, दो चीजें कर सकते हैं हम यहाँ पे। अब क्योंकि ये 3D है तो एक चीज क्या ध्यान में रखनी है, इसमें वो वाले 2D वाले फॉर्मूले नहीं लगेंगे। अब कुछ बच्चे ऐसा करते हैं कि वहां पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल जीरो करते थे तो हाफ ऑफ x1 y1 1 था। अब यहाँ पे मान लो इसका कोऑर्डिनेट है a1 a2 a3, ठीक है, ये ए वेक्टर है, इसके कोऑर्डिनेट है a1 a2 a3, ठीक है, मतलब a1 i कैप a2 j कैप a3 k कैप। ऐसे b वेक्टर है तो b1 b2 b3, c ये c कोऑर्डिनेट है c वेक्टर, तो c1 c2 c3, तो इसका वो डिटर्मिनेंट जीरो को नहीं कर देना है क्योंकि इसमें एरिया का फॉर्मूला वैसे नहीं आता है। आप समझ गए ना, तो टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशन में ध्यान में रखना है, जब भी क्वेश्चन आएगा प्रॉब्लम आएगा तो उसमें ध्यान रखना है कि ये 2D का प्रॉब्लम है कि 3D का प्रॉब्लम है। ठीक है, टू प्रूव एबीसी कोलिनियर तो हम क्या करते हैं, इसमें दो चीजें कर सकते हैं, एक वेक्टर ए बी वेक्टर है, एक वेक्टर बी सी वेक्टर है, तो मैं एक कर सकता हूँ कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड प्लस बी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो आएगा वो ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर आएगा। ठीक है, तो एक तो हम ये स्टेटमेंट प्रूव कर सकते हैं कि ए बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड जो है और बी सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के बराबर है। ये जानते हैं सब लोग, हम ऐसे ही करते थे, टू डायमेंशन में भी ऐसा करते हैं ना कि डिस्टेंस का सम कर देते हैं, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी। अब जो डिस्टेंस है वो कैसे लिखोगे, उसमें मैग्नीट्यूड लिखना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज तो हम ये कर सकते हैं, तो पहला पार्ट तो ये हो गया। दूसरा पार्ट हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं। ठीक है, हम ये प्रूव कर सकते हैं बी वेक्टर जो है वो के सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर, सेक्शन फॉर्मूला लगाओगे तो ये के रेशियो वन मान लो आप, तो ये प्रूव कर सकते हो कि बी वेक्टर जो है वो के सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन के प्लस वन के बराबर है, और के कोई एक रियल नंबर आ जाए। ठीक है, अगर के पॉजिटिव आता है तो मतलब इंटरनल बाइसेक्शन है, के नेगेटिव आ रहा है तो एक्सटर्नल बाइसेक्शन है, तो ये हम प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया कोलिनियरिटी के लिए। नेक्स्ट आते हैं सेकंड पॉइंट। अगर मान लो हमें कुछ क्वेश्चन में ऐसा आता है कि चार पॉइंट और हमें प्रूव करना है कोप्लेनर है, तो मान लो ये जैसे मैंने चार पॉइंट बोल दिए ए बी सी और डी, और मैं बोल रहा हूँ आपको कि ये प्रूव करो कि ये कोप्लेनर वेक्टर, मतलब ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन पर आ रहे हैं। कोप्लेनर कहने का मतलब है कि ये चारों पॉइंट एक ही प्लेन के ऊपर आ रहे हैं। ठीक है जी, अब हम ये प्रूव करना चाहते हैं
कि चारों पॉइंट एक ही प्लेन के ऊपर आ रहे हैं, तो क्या करेंगे? देखो हम क्या करेंगे, अब हमें पता है कि वेक्टर्स को कोप्लेनर कैसे प्रूव करना है, पढ़ा था ना अभी सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ठीक है, उसका एक शॉर्टकट भी होता है, वो आगे जाके देखेंगे। अभी जो जो मैं बता रहा हूँ उस जितना हमने पढ़ा है उसके बेसिस पे मैं बता रहा हूँ आपको कि उसमें हमने ये प्रूव किया था सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। तो इसमें क्या हो गया, जैसे एक वेक्टर ये है, एक वेक्टर ये है हमारे पास, और एक वेक्टर ये है। ठीक है, कोई भी तीन वेक्टर बना लो, 4 पॉइंट से आप तीन वेक्टर बना लिए आपने। तो मान लो ये हमारा वेक्टर हो गया जो इस डायरेक्शन में है, ये हो गया बी ए वेक्टर, क्योंकि इनिशियल से फाइनल की डायरेक्शन में लिखते हैं। ये हमारा हो गया बी डी वेक्टर, और ये हमारा हो गया बी सी वेक्टर। तो अगर 4 पॉइंट आपको गिवन है तो आप क्या करो, उनसे तीन वेक्टर बना लो और उनको कोप्लेनर कर दो। तो इनको कोप्लेनर कैसे करेंगे, तो बी ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा बी डी वेक्टर प्लस म्यू बी सी वेक्टर, ये कर दो, वेयर लैम्डा म्यू आर स्केलर। ठीक है, समझ आ गया? तो अगर 4 पॉइंट को कोप्लेनर करना है, मतलब चारों पॉइंट एक प्लेन के ऊपर आ रहे हैं, एक सरफेस के ऊपर आ रहे हैं, तो क्या करो, तीन वेक्टर बना लो, उन तीनों वेक्टर को कोप्लेनर कर दो। ठीक है, प्रॉब्लम बनेंगे इसके ऊपर, एनसीईआरटी के बड़े सिंपल सिंपल से प्रॉब्लम है। हो सकता है हम क्लास में ऐसा प्रॉब्लम करें ही ना, तो आपको बस समझ आना चाहिए कर क्या रहे हैं हम। ठीक है जी, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम ये बोलते हैं इफ एल ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर प्लस एन सी वेक्टर इज इक्वल टू 0, where L M N are not equal to 0 but belongs to real number, then A vector comma B vector C vector which are free vectors are coplanar। ठीक है, अब ये उसका कन्वर्स है, जैसे हम ये बोलते हैं ना लैम्डा ए प्लस म्यू बी इज इक्वल टू सी वेक्टर, तो ये तीनों वेक्टर क्या होते थे, कोप्लेनर आते थे। तो वही कह रहा है कि अगर लैम्डा एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी है सो दैट एल प्लस एन, इसमें चाहे से दिया हुआ है बस, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इक्वल टू जीरो, फिर एल एम एन इज नॉट इक्वल टू जीरो। हाँ, और एल एम एन के ऊपर कोई भी कंडीशन नहीं है, बस ये दिया हुआ है एल एम एन इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड रियल नंबर, देन ए बी सी आर कोप्लेनर। तो ये तो प्रूव कर देंगे हम बहुत इजीली। कैसे? ऐसा लिख सकते हो एन सी वेक्टर इज इक्वल टू माइनस एल ए माइनस एम बी वेक्टर, ए बी सी फ्री वेक्टर है यहाँ पे, वो पॉइंट नहीं है। ठीक है, तो अब सी वेक्टर आपका पास किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एल बाय एन ए वेक्टर माइनस एम बाय एन बी वेक्टर। तो मैं बोल सकता हूँ सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी, बोल सकते हैं ना, सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू। मैंने क्या किया, माइनस एल बाय एन को लैम्डा मान लिया, माइनस एम बाय एन को म्यू मान लिया, तो ये तीनों क्या हो गए, कोप्लेनर हो गए। तो यहाँ से तो कंक्लूजन है ही, हमें पता ही है ए बी सी आर कोप्लेनर। तो हमें क्या समझ आ गया कि अगर ये लिखा हुआ है एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इज इक्वल टू 0 है, तो उसमें आप सी को ऐसे लिख ही सकते हो लैम्डा ए प्लस म्यू बी। इसका मतलब है ए बी सी जो फ्री वेक्टर्स हैं वो हमारे कोप्लेनर हैं। ठीक है, एक और कंडीशन इसके साथ आती है ऐसे सेम, एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, वेयर एल एम एन इज नॉट इक्वल टू 0 बट रियल नंबर्स, बट बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। ठीक है, एंड इस केस में जो है, एंड इसमें ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर मतलब पॉइंट हैं, आर पॉइंट्स, उसमें वो क्या थे, फ्री वेक्टर्स थे। यहाँ पे ये तीनों क्या है, पॉइंट है। सच दैट एक और कंडीशन आ गई इसमें, एल प्लस एम प्लस एन इज इक्वल टू 0 है। अभी कंडीशन हमारे पास ये आ गई कि एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू क्या है, 0 है। तो हम ये बोलते हैं देन दीज पॉइंट्स, देन पॉइंट्स ए बी सी आर कोलिनियर। अब क्योंकि ये पॉइंट है तो इसीलिए कोलिनियर बन जाते हैं। बट इसमें एक चीज और है कि ये कंडीशन भी आ रही है साथ में, एल प्लस एम प्लस एन इक्वल टू 0। अब देखो प्रूव कर देते हैं इसको। अब मैं ऐसा लिख सकता हूँ कि माइनस एन जो होगा वो एल प्लस एम के बराबर होगा। तो यहाँ से हम ये लिख रहे हैं अब एन सी वेक्टर विद नेगेटिव साइन इज इक्वल टू एल ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर। ठीक है, तो सी वेक्टर आपको किसके बराबर आ जाएगा, एल ए प्लस एम बी अपॉन एल प्लस एम आ जाएगा। इसको देख के कुछ टाइप कर रहा होगा, सेक्शन फॉर्मूला बन रही है। कैसे, मान लो आपके दो वेक्टर हैं,
दो पॉइंट हैं, ए वेक्टर और बी वेक्टर, ठीक है, और एक पॉइंट बीच में है सी, मान लेते हैं इसको कैपिटल सी, और ये इसको रेशियो में डिवाइड कर रहा है एल रेशियो एम में, तो सी के कोऑर्डिनेट क्या आएंगे? तो सी के कोऑर्डिनेट आपके पास आएंगे एल ए वेक्टर प्लस एम बी वेक्टर अपॉन एल प्लस एम। तो वही तो कह रही है ये स्टेटमेंट कि भाई अगर एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी जीरो है, जिसमें ए बी सी जो है वो पॉइंट है, और एल प्लस एम प्लस एन जीरो है, तो हम ये क्लियरली स्टेट कर सकते हैं कि ए वेक्टर बी वेक्टर सी वेक्टर क्या होंगे? कोलिनियर होंगे। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? कोई भी डाउट तो नहीं है इन तीन स्टेटमेंट में, चार स्टेटमेंट में जो मैंने बताई? पहली स्टेटमेंट थी कि भाई कोलिनियर प्रूव करने के लिए क्या करना है, या तो डिस्टेंसेस का सम इक्वेट कर दो, ए बी प्लस बी सी इक्वल टू ए सी, या बी वेक्टर आप किसके बराबर लिख दो, के सी वेक्टर प्लस ए वेक्टर अपॉन के प्लस वन। नेक्स्ट है हमारे पास बी ए वेक्टर को हम क्या लिख सकते हैं, लैम्डा बी डी प्लस म्यू बी सी, ठीक है। नेक्स्ट हम लिख सकते हैं कि भाई एल ए प्लस एम बी प्लस एन सी अगर जीरो है, इसका मतलब ए बी सी कोप्लेनर वेक्टर है अगर वो फ्री वेक्टर्स हैं। अगर पॉइंट है और एल प्लस एम प्लस एन जीरो है, तो इसका मतलब है ए बी सी क्या हो जाएंगे? कोलिनियर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट आते हैं। तो हमारे शायद तीन प्रॉब्लम हो गए थे, अब हम फोर्थ प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखना एक बार सब लोग, जिन बच्चों के पास नोट्स हैं, तीन ही प्रॉब्लम हुए थे कि चार हो गए थे? एक बार मुझे बताओ। मेरे ख्याल से थ्री प्रॉब्लम्स हुए थे हमारे। लास्ट क्लास में कितने प्रॉब्लम हुए थे? चैट बॉक्स में लिख दो। टू? अच्छा, दो ही हुए होंगे, ठीक है। ठीक है ठीक है, मैं समझ गया। चलो थर्ड प्रॉब्लम करते हैं। थर्ड प्रॉब्लम है, प्रूव दैट पी पॉइंट है हमारे पास ए प्लस टू बी प्लस सी, क्यू पॉइंट है ए माइनस बी माइनस सी, आर पॉइंट है थ्री ए प्लस बी प्लस टू सी, और एस पॉइंट है फाइव ए प्लस थ्री बी प्लस फाइव सी। ठीक है, तो हमें ये प्रूव करना है, प्रूव दैट पी कॉमा क्यू कॉमा आर कॉमा एस आर कोप्लेनर। ठीक है, तो सेम वही वाली बात हो गई कि पी क्यू आर एस चार पॉइंट्स को आपको कोप्लेनर करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, तीन वेक्टर बना लेते हैं। तो पी क्यू वेक्टर बना लेते हैं। सोल्यूशन लिख रहा हूँ मैं इसका, अभी अभी बताया था, आप भी रफ में ट्राई कर सकते हो। पी क्यू वेक्टर क्या होगा, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। इसको हम ऐसे लिखते हैं, पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी। ठीक है, पी क्यू वेक्टर मतलब पी से क्यू की डायरेक्शन में जा रहे हो आप, तो फाइनल माइनस इनिशियल करोगे तो आपके पास आ जाएगा ए माइनस बी माइनस सी माइनस ए माइनस टू बी माइनस सी, तो ये बन जाएगा माइनस थ्री बी माइनस टू सी। तो ये आपका पी क्यू वेक्टर बन गया। ऐसे पी आर निकाल लेते हैं। पी आर आपके पास बनेगा टू ए, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ आर में से पी को, तो टू ए बी माइनस टू बी इज माइनस बी प्लस सी। ठीक है, ऐसे ही पी एस वैक्टर निकाल लेते हैं, तो इसमें से उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा फोर ए प्लस बी प्लस फोर सी। ठीक है, तो ये तीन वेक्टर आ गए मेरे पास। मुझे क्या करना है, एक को दूसरे दो की टर्म्स में एक्सप्रेस करना है, तो हम ऐसा लिख देंगे माइनस थ्री बी माइनस टू सी इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ टू ए माइनस बी प्लस सी, ठीक है, प्लस म्यू टाइम्स ऑफ फोर ए प्लस बी प्लस फोर सी। ठीक है, गिवन है यहाँ पे गिवन होना चाहिए ए बी सी आर नॉन कोप्लेनर। ठीक है, नॉन कोप्लेनर होने चाहिए तीनों, तभी। अब अगर नॉन कोप्लेनर होंगे तब इससे ये पता चल जाएगा कि ए से आप बी अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि अगर नॉन कोप्लेनर है मतलब तीनों ही प्लेन में नहीं आ रहे। ठीक है, और नॉन कोलिनियर भी होंगे ऑब्वियसली, तो क्या होगा कि ए से बी अचीव नहीं किया जा सकता, बी से सी अचीव नहीं किया जा सकता, सी से ए अचीव नहीं किया जा सकता। तो इसका मतलब है हम कोफिशिएंट कंपेयर कर सकते हैं। तो अगर हम कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे
तो 2 लैम्डा प्लस 4 म्यू 0 होना चाहिए, क्योंकि ए का जो कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में है वो क्या है, ए का कोफिशिएंट लेफ्ट हैंड साइड में 0 है। बी का कोफिशिएंट अगर आप देखोगे तो आपके पास आएगा माइनस लैम्डा प्लस म्यू इज इक्वल टू -3। सी का कोफिशिएंट अगर आप देखोगे तो लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू -2। ठीक है जी, यहाँ से हमारे पास आ गया लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0। यहाँ से मैंने ये लिख दिया, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 2 म्यू इज इक्वल टू -2। तो हमारे पास म्यू कितना आ जा रहा है, -1। तो म्यू -1 आएगा, इसको इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास लैम्डा कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। -4 उधर जाके +4 हो जाएगा, तो लैम्डा 2 म्यू -1 आ गया। ठीक है, तो अब आपने इस कंडीशन को अभी भी यूज नहीं किया है, तो ये देखना चाहिए कि सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि आपने किस किस को यूज किया है, एक तो लैम्डा प्लस 4 म्यू इज इक्वल टू -2 को यूज किया और लैम्डा प्लस 2 म्यू इज इक्वल टू 0 यूज किया। तो इसको सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब एकदम सही है। तो लैम्डा को अगर आप 2 रखते हो तो -2 -1 -3 हो रहा है, तो एकदम सेटिस्फाई कर रहा है। इसका मतलब क्या है कि मैंने क्या किया, मैंने पी क्यू वेक्टर को क्या लिख दिया, पी क्यू वेक्टर है ना मेरा -3b -2c इज इक्वल टू लैम्डा मेरा आया 2 टाइम्स ऑफ पी आर वेक्टर माइनस प्लस म्यू टाइम्स ऑफ पी एस वेक्टर था ना, माइनस पी एस वेक्टर आ गया। ठीक है, तो इससे क्या प्रूव हो गया कि हमने पी क्यू पी आर और पी एस को एक दूसरे में एक्सप्रेस कर दिया। तो यहाँ से ये कंक्लूजन आ जाएगा कि पी क्यू वेक्टर, पी आर वेक्टर एंड पी एस वेक्टर आर कोप्लेनर। ठीक है, क्लियर हो गया, ये प्रूव करना है आपको। 4 पॉइंट अगर नॉन को मतलब 4 पॉइंट्स को कोप्लेनर प्रूव करना है तो 3 वेक्टर बना के उनको कोप्लेनर कर दो, जो हमने कंडीशन अभी अभी पढ़ी है, लैम्डा ए प्लस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा ए प्लस म्यू बी। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो ये हो गया प्रॉब्लम 3। प्रॉब्लम 4 पे आते हैं। इसमें क्या है, प्रूव दैट segment joining the midpoints of the diagonal of a trapezium is parallel to the parallel sides of the trapezium and is equal to the half the difference of their length। एक बार पढ़ो इसका और डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं, फिर सॉल्व करता हूँ मैं इसको। प्रूव दैट सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल्स ऑफ अ ट्रेपेजियम is parallel to the parallel sides of the trapezium and is equal to the half the difference of their length। इसको वेक्टर से प्रूव करना है आपको। ठीक है, तो एक ट्रेपेजियम बना लेते हैं सबसे पहले। ठीक है, तो मान लेते हैं ट्रेपेजियम हो गया हमारा ABCD। तो एक डायगोनल हमारा ये आ गया AC, एक डायगोनल आ गया हमारा BD। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट द सेगमेंट ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट ऑफ द डायगोनल ऑफ अ ट्रेपेजियम। तो उसने क्या किया, इसका एक मिड पॉइंट उठा लिया, से E मान लेते हैं इसको, और एक इसका मिड पॉइंट उठा लिया, से F। तो ये जो आपने सेगमेंट ज्वाइन किया है EF, ठीक है, तो वो क्या कह रहा है, प्रूव दैट the segment joining the midpoint of diagonal of a trapezium is parallel to the parallel sides।
तो वो कह रहा है कि हमें ये प्रूव करना है ये तीनों आपस में पैरेलल है, ठीक है, एंड इज इक्वल टू हाफ द डिफरेंस ऑफ देयर लेंथ। तो जो ई एफ की लेंथ है वो ए बी माइनस सी डी का हाफ होना चाहिए, ये दो चीजें प्रूव करनी है, ठीक है। तो देखो कैसे प्रूव करते हैं। आपको याद होगा हमने लास्ट टाइम भी एक ऐसा क्वेश्चन किया था जिसमें हमें ये प्रूव करना था डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर। अब इसको वेक्टर की हेल्प से करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, हम इसको वेक्टर मानेंगे। आप इजी करने के लिए ये कर सकते हो, किसी एक पॉइंट पे ओरिजिन मान लो, बट अभी मैं वैसा नहीं कर रहा हूँ। तो ए बी सी एंड डी, तो मैंने 4 पॉइंट मान लिए ए बी सी डी, ठीक है। अब ई जो है, ई के जो वेक्टर है उसको ई वेक्टर मान लेते हैं जो उसका पॉइंट है। तो ई वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, ए प्लस सी बाई टू के बराबर है, सब लोग जानते हैं। एफ वेक्टर की वैल्यू किसके बराबर है, बी प्लस डी बाई टू के बराबर है, ठीक है। हम ऑलरेडी पहले से जानते हैं कि ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी सी वेक्टर, ठीक है जी। तो क्या होगा, अब मेरे को निकालना है ई एफ वेक्टर। तो ई एफ वेक्टर किसके बराबर आएगा, एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर आएगा। तो एफ वेक्टर माइनस ई वेक्टर आ जाएगा, तो वो किसके बराबर हो गया, बी प्लस डी बाई टू माइनस ए प्लस सी बाई टू। ये समझ आ गया होगा आपको, ठीक है। कैसे लिख दिया। अब एलसीएम लेंगे तो हमें ए बी बनाना है ना, तो एक काम करते हैं, बी माइनस ए लिख लेते हैं, ठीक है, प्लस डी माइनस सी लिख लेते हैं और बाई टू कर देते हैं इसको। ये तो क्लियर है। मैं अब एक चीज और, मेरे को क्या करना है ना, मेरे को ई एफ वेक्टर इज पैरेलल टू ए बी वेक्टर करना है। अब यहाँ पर क्या बन रहा है, बी माइनस ए, तो एक तो बी ए वेक्टर बन जा रहा है, ए बी बन जा रहा है, हाँ सॉरी फाइनल माइनस से नीचे ना, तो ये ए बी बन जा रहा है और ये सी डी बन जा रहा है। तो ठीक है, तो ये वाली टर्म मेरे पास क्या आ जा रही है, ए बी वेक्टर प्लस ये वाली वेक्टर, फाइनल माइनस इनिशियल होता है ना, तो सी डी वेक्टर डिवाइडेड बाई टू आ जा रहा है, ठीक है जी। बट आपका ए बी सी डी है, तो हमें जो डिफरेंस प्रूव करना था वो प्रूव किसका करना था, हमें ये प्रूव करना है ये वेक्टर जो है इसका मैग्नीट्यूड, क्योंकि लेंथ है ना हमारे पास, तो लेंथ प्रूव करेंगे ना। ई एफ वेक्टर की जो मैग्नीट्यूड है वो किसके बराबर है, ए बी वेक्टर माइनस डी सी वेक्टर बाई टू। डायरेक्शन थोड़ी सी हमने ऐसे रखी हुई है, ए से बी की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, डी से सी की डायरेक्शन में जाना पड़ेगा, ठीक है जी। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। अब इसकी डायरेक्शन को चेंज करेंगे तो ए बी वेक्टर माइनस डी सी वेक्टर डिवाइडेड बाई टू। अब यहां से सोच सकते हो, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो ना, बी माइनस ए माइनस ऑफ सी माइनस डी डिवाइडेड बाई टू। तो ये आपका ए बी वेक्टर बनेगा और ये आपका डी सी वेक्टर बनेगा, ठीक है जी। तो यहां से अब क्या प्रूव हो रहा है, यहां से अभी देखो, अभी ये प्रूव नहीं हो जा रहा है, जो हम स्टेटमेंट प्रूव करना चाह रहे हैं वो भी प्रूव नहीं हुई बेटा। स्टेटमेंट क्या प्रूव करना है, मैग्नीट्यूड लगाना है। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि मैग्नीट्यूड लग जाएगा हर जगह पे, इस स्टेटमेंट से बस ये प्रूव हो रहा है कि जो ई एफ वेक्टर है वो ए बी माइनस डी सी बाई टू के बराबर है, वेक्टर वाली फॉर्म में, अभी मैग्नीट्यूड नहीं है। तो अगर मैग्नीट्यूड आप लगाओगे ना, तो इस तरफ तो मैग्नीट्यूड आ जाएगा, इस तरफ मैग्नीट्यूड कंप्लीट टर्म के ऊपर आएगा। वो मैग्नीट्यूड ऐसा बोलना गलत है, ए बी वेक्टर माइनस डी सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो ए बी वेक्टर माइनस डी सी वेक्टर के बराबर होगा, ये बोलना अभी सही नहीं है। तो जब आप दोनों तरफ मैग्नीट्यूड लोगे तो ये स्टेटमेंट पे मैग्नीट्यूड लेफ्ट हैंड साइड में जो राइट हैंड साइड में जो मैग्नीट्यूड आया वो पूरी टर्म के ऊपर आएगा, ठीक है जी। बट हम एक इंफॉर्मेशन जो अभी तक हमने यूज नहीं करी है वो ये है कि ए बी और सी डी आपस में पैरेलल है। तो मैं ये बोल सकता हूँ ना, ए बी वेक्टर इज पैरेलल टू डी सी वेक्टर। तो हम बोल सकते हैं ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा डी सी वेक्टर, जो हमने अभी अभी लीनियर कॉम्बिनेशन से पढ़ा है कि भाई अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं तो एक वेक्टर को दूसरे वेक्टर की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है, ठीक है जी। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पे लिख दिया ई एफ वेक्टर इज इक्वल टू, ए बी वेक्टर की जगह पे क्या लिख दिया, यहाँ से लिख देता हूँ मैं, ए बी वेक्टर की जगह में मैं लिख दे रहा हूँ लैम्डा डी सी वेक्टर एंड मैग्नी। अब दोनों तरफ मैग्नीट्यूड ले सकते हो आप, दो वेक्टर अगर बराबर है तो उनके मैग्नीट्यूड ले सकते हो। तो ए बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ डी सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। लैम्डा तो स्केलर क्वांटिटी है, मान लेते हैं पॉजिटिव है तो लैम्डा बाहर चला जाएगा, अगर लैम्डा नेगेटिव होगा तो उसके साथ आपको मतलब मॉड लगाना पड़ेगा, मतलब माइनस लैम्डा लगाना पड़ेगा। तो अब मैं ए बी वेक्टर की जगह क्या लिख देता हूँ, लैम्डा डी सी वेक्टर माइनस डी सी वेक्टर डिवाइडेड बाई टू। तो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा ई ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा माइनस वन डिवाइडेड बाई टू टाइम्स ऑफ डी सी वेक्टर। तो यहाँ से तो कंक्लूजन आ जाएगा कि ई ए वेक्टर इज पैरेलल टू डी सी वेक्टर विच इज फर्दर पैरेलल टू ए बी वेक्टर। तो जो एक स्टेटमेंट हमें प्रूव करनी थी कि तीनों आपस में पैरेलल है वो प्रूव हो गई। अब नेक्स्ट आते हैं मैग्नीट्यूड के ऊपर। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ई ए वेक्टर किसके बराबर आ जाएगा,
लैम्डा माइनस 1/2 टाइम्स ऑफ डीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये टर्म आ जाएगी। तो इसको मैं लिख सकता हूँ लैम्डा टाइम्स ऑफ डीसी वेक्टर माइनस डीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। समझ आ गई कैसे लिखा है? मल्टीप्लाई कर दिया बस। अब लैम्डा डीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड किसके बराबर है? ईबी वेक्टर माइनस डीसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय 2। तो यही हमें प्रूव करना था। इंपॉर्टेंट यहाँ पर बस इतना है, देखो कुछ नहीं किया हमने, मिड पॉइंट लिख के सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये स्टेटमेंट आ जाएगी। तो इस स्टेटमेंट से ये तो कंक्लूड हो जाएगा कि ई ए वेक्टर ए बी वेक्टर माइनस डी सी वेक्टर बाय 2 के बराबर है, बट वो वेक्टर है ना, हमें तो मैग्नीट्यूड चाहिए था। जब मैं बोल रहा हूँ कि भाई ये प्रूव करो ई एफ की जो लेंथ है वो ए बी और सी डी के डिफरेंस बाय 2 है, तो आपको ये स्टेटमेंट प्रूव करनी थी। ठीक है, वो तभी होगी जब आप मैग्नीट्यूड लोगे। तो जब पहली बार आपने डायरेक्ट मैग्नीट्यूड ले लोगे तो मैग्नीट्यूड तो कंप्लीट के ऊपर आ जाएगा, क्योंकि ए बी और डी सी पैरेलल है, इसीलिए वो ऐसा हो पाया कि हम ए बी को लैम्डा डी सी लिख पाए, फिर वो लैम्डा माइनस 1/2 डी सी वेक्टर हो गया, फिर मैग्नीट्यूड लेने के बाद ये स्टेटमेंट प्रूव हो पाई। अभी किसी को कोई कंफ्यूजन है तो बताओ मुझे, अगर ऑल क्लियर है तो ऑल क्लियर कर दो और इमोजी बना दो। जल्दी से, किसी को कोई भी कंफ्यूजन है तो चैट बॉक्स में लिख दो या माइक से बोलो। चलो ठीक है, ऑल क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। प्रॉब्लम 5 देखो। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल, कुछ नहीं, अब देखो इस टाइप के प्रॉब्लम में मैंने आपको ये समझाया कि आपको क्या करना है ना, एबीसीडी मान लो, उसको पोजीशन वेक्टर मान लो, फिर जो भी दिया हुआ है उसको यूज करो। मतलब जनरली सेक्शन फॉर्मूला या डिस्टेंस फॉर्मूला ऐसी चीजें यूज हो रही हैं, और हमें ये जो हमने पढ़ा है लीनियर कॉम्बिनेशन वो यूज हो रहा है, इससे आपके सारे प्रॉब्लम हो जाएंगे। अगर कॉम्प्लिकेट हो रहा है तो हम एक को जीरो मान लेंगे, ठीक है, एक किसी पोजीशन वेक्टर को या पॉइंट को जीरो मान लेंगे। शो दैट द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म्ड बाय, अभी एक बार खुद से ट्राई करना, फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स of the adjacent side another quadrilateral is parallelogram। करो एक बार ट्राई करो। show that the quadrilateral formed by joining the midpoints of the adjacent side of another quadrilateral is a parallelogram। क्या करना होगा इसमें? तो एक क्वाड्रिलेटरल है मान लेते हैं, 9-10 में ऐसे क्वेश्चन रहते थे ये, क्वाड्रिलेटरल और ट्राइंगल्स वाले चैप्टर में, कि क्वाड्रिलेटरल है हमारे पास, मान लो ऐसा, ठीक है। तो ए बी सी डी मान लेते हैं इसको।
वो कह रहा है इसके मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, इसकी हर साइड के मिड पॉइंट को ज्वाइन करो, और जो रिजल्टेंट होगा, रिजल्टेंट क्वाड्रिलेटरल आएगा, वो एक पैरेललोग्राम आ जाएगा। ठीक है, ये वही मिड पॉइंट थ्योरम, बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम टाइप के क्वेश्चंस हैं। मिड पॉइंट थ्योरम का है ये वाला क्वेश्चन तो। ठीक है, तो ऐसा मान लेते हैं, पी क्यू आर एस मान लेते हैं। ठीक है, तो ये मिड पॉइंट है, मतलब ये इसके बराबर है, ये वाली साइड ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है, आर इसको बाइसेक्ट कर रहा है, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो कुछ ऐसा है। तो हमें ये प्रूव करना है पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम। तो पैरेललोग्राम प्रूव करने के लिए क्या प्रूव कर सकते हो, या तो इसकी ऑपोजिट साइड पैरेलल और इक्वल हो, ठीक है, या डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा हूँ। मतलब सबसे ज्यादा इजी तो ये रहता है कि डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा हूँ। तो अगर इसके डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे होंगे तो उसमें क्या प्रूव हो जाएगा, देखते हैं अभी क्या प्रूव करेंगे हम। तो ये पॉइंट ओ मान लेते हैं, जो ओ पॉइंट होगा वो क्या होगा, पी और आर का भी मिड पॉइंट होगा और क्यू और एस का भी मिड पॉइंट होगा। ठीक है, तो एक काम करते हैं, सबसे पहले ए को मान लेते हैं ए वेक्टर, बी को मान लेते हैं बी वेक्टर, सी को मान लेते हैं सी वेक्टर, और डी को मान लेते हैं डी वेक्टर। ये मान लिया हमने। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया आपको। अभी तो एक डायग्राम बनाया है और एबीसीडी मान लिया है। अब पी वेक्टर जो है वो किसके बराबर है मेरे पास, ए प्लस बी बाय टू के बराबर है। क्यू वेक्टर जो है वो मेरे पास किसके बराबर है, बी प्लस सी बाय टू के बराबर है, तो बी प्लस सी बाय टू के बराबर है। आर वेक्टर जो है मेरे पास वो सी प्लस डी बाय टू के बराबर है। और जो मेरा एस वेक्टर है वो मेरे पास ए प्लस डी बाय टू के बराबर है। P vector is a plus b by 2, Q vector is b plus c by 2, R vector is c plus d by 2, और ऐसे करके हमने S भी निकाल लिया a plus d by 2। अब मुझे नेक्स्ट क्या निकालना है, मुझे ये नेक्स्ट निकालना है कि हाँ देखो देखो PQRS सुनो, PQRS एक्चुअली का देखो जब बच्चा वो करेगा ही पैरेललोग्राम नहीं प्रूफ करना है फिर ना। हम भी क्यों जबरदस्ती थोड़ी भेजेंगे उसको थोड़ा आगे। माइक बंद करो। बच्चा काम भी तो और करना चाहिए। तो P वेक्टर जो है वो a प्लस बी बाई टू है, ये सब तो समझ आ गया होगा, मिड पॉइंट से हमने लिख लिया। अब हमें क्या करना है, पी आर का मिड पॉइंट निकालते हैं एक बार ना। पी आर का मिड पॉइंट निकालूंगा तो क्या होगा, मिड पॉइंट ऑफ पी आर निकालो एक बार। तो मिड पॉइंट ऑफ पी आर आपका किसके बराबर आएगा, वो आ जाएगा पी प्लस आर बाई टू, तो ए प्लस बी बाई टू प्लस सी प्लस डी बाई टू डिवाइडेड बाई टू। तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर। इजी है बहुत ही। ऐसे मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस निकालते हैं, मिड पॉइंट ऑफ क्यू एस, तो वो किसके बराबर आएगा, वो भी यही आ रहा है बी प्लस सी बाय टू प्लस ए प्लस डी बाय टू होल डिवाइडेड बाय टू। तो क्या टर्म आ जाएगी हमारे पास, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी डिवाइडेड बाय फोर। तो ये दोनों बराबर आ गए, इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब हुआ पी आर और क्यू एस का जो मिड पॉइंट है वो सेम है। तो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि भाई एक ओ वेक्टर है जो ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर के बराबर है, और वही क्यू एस के ऊपर भी ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी बाय फोर के बराबर है। ठीक है, ए प्लस बी प्लस सी बाय टू जो है हम बोल सकते हैं पी प्लस आर बाय टू के बराबर है। ये तो निकाला था हमने पी प्लस आर बाय टू, और ये किसके बराबर है, क्यू प्लस एस बाय टू के बराबर है। तो हमारा कंक्लूजन आ गया कि एक ओ पॉइंट है जो पी और आर को 1:1 में डिवाइड कर रहा है, और एस और क्यू को 1:1 में डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ओ इज मिड पॉइंट ऑफ पी आर एज वेल एज क्यू एस, तो ओ इज बाइसेक्टिंग पी आर एंड क्यू एस। दिस implies PQRS is a quadrilateral, PQRS is a parallelogram। समझ आ गया सबको कैसे प्रूव किया, देख लो भाई, कोई कंफ्यूजन है तो बताओ। हमने पहले पी क्यू आर एस निकाल लिया, फिर पी और आर का मिड पॉइंट निकाला, और क्यू और एस का मिड पॉइंट निकाला। फिर इसका मतलब क्या हो गया, वो दोनों सेम आ रहे थे, मतलब पी और क्यू एस एक ही पॉइंट पे बाइसेक्ट हो रहे हैं। दोनों सेम आने का मतलब क्या हो गया कि पी आर के ऊपर एक पॉइंट है, क्यू एस के ऊपर पॉइंट है, वो दोनों को बाइसेक्ट कर रहा है, पी और क्यू एस को। तो इसका मतलब वो वाला जो पॉइंट होगा वो इन दोनों डायगोनल्स का क्या होगा, मिड पॉइंट। इसका मतलब ये पैरेललोग्राम होगा। समझ आ गया, और क्लियर कर दो एक बार सब लोग, नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास, इफ ए प्लस टू बी इज इक्वल टू के सी वेक्टर, ठीक है, एंड बी प्लस थ्री सी वेक्टर
इज इक्वल टू लैम्डा ए वेक्टर, देन वैल्यू ऑफ ए वेक्टर प्लस 2b वेक्टर 6c वेक्टर। तो एक बार ट्राई करो इसको, वैल्यू बतानी है। अच्छा, ए बी सी नॉन कोलिनियर है, ठीक है, वेयर ए बी सी आर नॉन कोलिनियर। इन बच्चों में से कोई भी प्रेजेंट है तो यस लिख दें चैट बॉक्स में, या माइक से बोल दें। विद्यासागर, शैली, राहुल तनवर, लवकेश चौहान, मोहम्मद कैफ, रागिनी। हाँ, 0 आएगा इसका आंसर। देखो कैसे, a प्लस टू बी इज इक्वल टू के सी वैक्टर है और b प्लस 3c इज इक्वल टू लैम्डा ए वैक्टर है, ठीक है। तो हमने अब ऐसा बोला इसको, देखो आपके पास यहाँ पर क्या है, 2b है, और यहाँ पर क्या है, b है, ठीक है। तो हम ऐसा लिख सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हो आप, मतलब के सी वेक्टर 2 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो। दो तरीके होते हैं इसमें, जैसे मैंने आपको पहले भी एक क्वेश्चन किया था हमने, हम कोशिश करते हैं या तो उसकी एक साइड सेम कर लें, किसी तरीके से एक साइड सेम कर लें, या सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो जैसे मैं इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो 2b वेक्टर प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू यहाँ पे आ जाएगा 2 लैम्डा ए वेक्टर। अब वो क्या करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। तो अब ये क्या बन जाएगा, सब्ट्रैक्ट करने पर ये बन जाएगा ए वेक्टर माइनस 2b वेक्टर, ये नहीं 2b वेक्टर तो कैंसिल हो गया, सॉरी। तो यहाँ पे बनेगा a माइनस 6c वेक्टर, क्योंकि 2b कैंसिल हो गया। यहाँ पे आ जाएगा के सी वेक्टर माइनस 2 लैम्डा ए वेक्टर। तो हमारे पास आ जाएगा 2 लैम्डा प्लस 1 टाइम्स ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू के प्लस 6c वेक्टर, ठीक है। क्योंकि a एंड c नॉन कोलिनियर है, तो अगर a और c नॉन कोलिनियर है तो आप a को c के टर्म्स में तो एक्सप्रेस कर ही नहीं सकते हो। तो अगर नहीं एक्सप्रेस कर सकते, इसका मतलब क्या होगा, 0 वेक्टर इज इक्वल टू 0 वेक्टर होगा। तो 2 लैम्डा प्लस 1 0 होगा, 2 लैम्डा प्लस 1 0 होगा, एंड के प्लस 6 0 होगा। तो लैम्डा किसके बराबर आएगा, माइनस हाफ, एंड के किसके बराबर आएगा, -6। अभी किसी को भी पुट कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। जैसे के को -6 पुट करेंगे तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, ये a प्लस 2b प्लस 6c वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसका आंसर 0 होगा, जो रिक्वायर्ड था आंसर हमारा वो 0 हो जाएगा। समझ आ गया, क्योंकि ये गिवन था एबीसी या नॉन कोलिनियर, तो हमने सब्ट्रैक्ट कर दिया, एलिमिनेशन कर दिया बी का। तो वहां से ये आ गया 2 लैम्डा प्लस 1 ए वेक्टर इक्वल टू के प्लस 6 सी वेक्टर। तो लैम्डा की वैल्यू माइनस हाफ होनी चाहिए, क्योंकि ए और सी नॉन कोलिनियर है। तो भाई ए और सी अगर एक कोलिनियर होंगे तभी तो एक दूसरे की टर्म में एक्सप्रेस हो पाएंगे, क्योंकि ऐसा लिखा हुआ ना, लैम्डा इक्वल टू म्यू सी, या ए वेक्टर इक्वल टू लैम्डा सी,
तभी लिख पाओगे अगर आप ए और सी कोलिनियर है, बट ए और सी तो गिवन है, नॉन कोलिनियर है, इसका मतलब है दोनों साइड्स को जीरो होना पड़ेगा, तो उसमें कांस्टेंट टर्म जीरो हो जाएंगी। ठीक है, समझ आ गया होगा सबको ये। नेक्स्ट आते हैं 7th प्रॉब्लम पे। इफ O is the circumcenter G is the centroid and H is the orthocenter of triangle ABC, then prove that ये प्रूव करना है। O is the circumcenter, G is the centroid and H is the orthocenter of triangle ABC। ABC उसने मतलब पॉइंट्स माने हुए हैं, ठीक है, ट्राइंगल के पॉइंट्स हैं। तो एस ए वेक्टर प्लस एस बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर इक्वल टू 3 वेक्टर। नेक्स्ट आपको प्रूव करना है ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एच वेक्टर। एच ए वेक्टर प्लस एच बी वेक्टर प्लस एच सी वेक्टर टू 2 एच ओ वेक्टर। ए एच वेक्टर प्लस एच बी वेक्टर प्लस एच सी वेक्टर equal to AP vector, where P is diametrically opposite end of A, where P is diametrically opposite end of A। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम है, चलो इसको देखते हैं हम। सिंपल सा ही प्रॉब्लम है वैसे। अब आप जानते हैं कि सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट a प्लस बी प्लस सी बाई 3 होते हैं, ऐसे करके इनको यूज करना पड़ेगा हमें। ट्राइंगल मान लेते हैं, तो हमने ये ट्राइंगल मान लिया, ठीक है, ये ए बी सी ट्राइंगल हो गया, और ये हमारा इसके पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर बी वेक्टर और सी वेक्टर। तो पहली स्टेटमेंट लिखते हैं। अब पहली स्टेटमेंट की हमारी लेफ्ट हैंड साइड है एस ए वेक्टर प्लस एस बी वेक्टर प्लस एस सी वेक्टर, ठीक है, और 3 वेक्टर के बराबर इसको प्रूव करना है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ ए वेक्टर माइनस एस वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस एस वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस एस वेक्टर। ठीक है, हम जानते हैं जो जी वेक्टर सेंट्रोइड के कोऑर्डिनेट जो हैं वो किसके बराबर होते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 3 होता है। ठीक है, तो हमें एस जी निकालना है ना, 3 तो निकालना है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं इसको ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3 वेक्टर। तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 3G माइनस 3S हो जाएगा। तो 3 टाइम्स ऑफ G माइनस एस हो गया। तो क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल होता है तो एच जी वेक्टर बनेगा ये। क्या बन जाएगा, 3 वेक्टर। समझ आ गया, क्योंकि एस जी वेक्टर को कैसे लिखोगे, जी वेक्टर माइनस एस वेक्टर ही तो लिखोगे। समझ आ गया जी आपको, इजी सा था। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट में हमें क्या करना है, अच्छा, ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर इज इक्वल टू ओ एच वेक्टर। अच्छा, ये ध्यान रखना है, जो ओ है वो यहाँ पे सरकम सेंटर है। ओ जो है वो हमारा क्या है, सरकम सेंटर लिखा हुआ है ना यहाँ पे, ओ इज द सरकम सेंटर। ठीक है जी। तो एक हमारे को रिलेशन पता होता है, जी डिवाइड्स एच ओ इन 2:1। जी डिवाइड्स एच ओ इन 2:1। ठीक है, ये हमने वहां पे पढ़ा हुआ है ट्राइंगल्स में, स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था जब कोऑर्डिनेट सिस्टम स्टार्ट किया था। तो मान लो ये जी वेक्टर है, ये एच वेक्टर है और ये ओ वेक्टर है। तो हम लिख सकते हैं जी वेक्टर इज इक्वल टू 2O वेक्टर प्लस एच वेक्टर डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, तो ओ ए वेक्टर प्लस ओ बी वेक्टर प्लस ओ सी वेक्टर कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड अगर इसकी पिक करें तो हो जाएगा ए वेक्टर माइनस ओ वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस ओ वेक्टर। तो ए प्लस बी प्लस सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, 3G वेक्टर माइनस 3O वेक्टर। ठीक है, हमें तो ओ एच निकालना है। तो 3G वेक्टर की जगह आप क्या लिख सकते हो, आप देखो इधर 3G वेक्टर किसके बराबर है, 2O वेक्टर प्लस एच वेक्टर। तो इसलिए लिख दिया 2O वेक्टर प्लस एच वेक्टर माइनस 3O वेक्टर।
तो ये आ जाएगा एच वेक्टर माइनस ओ वेक्टर, तो ये क्या हो जाएगा, ओ एच वेक्टर हो जाएगा, क्योंकि फाइनल माइनस इनिशियल है, तो वही हमें प्रूफ करना था। ठीक है, थर्ड स्टेटमेंट देखो। अब थर्ड स्टेटमेंट खुद से एक बार रफ कॉपी में करो प्रूफ। एच ए वेक्टर प्लस एच बी वेक्टर प्लस एच सी वेक्टर इज इक्वल टू 2 HO वेक्टर। देखो इसमें क्या होगा, लेफ्ट हैंड साइड इसकी अगर आप पिक करते हो तो आ जाएगा ए वेक्टर माइनस एच वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस एच वेक्टर प्लस सी वेक्टर माइनस एच वेक्टर, तो ये बन जाएगा ए प्लस बी प्लस सी माइनस 3H वेक्टर। ठीक है, तो ए प्लस बी प्लस सी किसके बराबर आ जाएगा, 3G माइनस 3H वेक्टर। बट हमें तो एच और ओ बनाना है, फिर 3G की जगह फिर क्या करेंगे, ये कुछ वैसे ही क्वेश्चन है ऑलमोस्ट। हाँ, तो 3G की जगह क्या लिख देंगे, 2O प्लस एच, तो 2O प्लस एच माइनस 3H वेक्टर, तो ये आ जाएगा 2O वेक्टर माइनस 2H वेक्टर। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 टाइम्स ऑफ O वेक्टर माइनस H वेक्टर, तो फाइनल माइनस इनिशियल होता है इसलिए HO वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, समझ आ गया ये भी सबको। अब नेक्स्ट आते हैं, जो डी पार्ट था। डी पार्ट है हमारे पास AH वेक्टर प्लस HB वेक्टर प्लस HC वेक्टर इज इक्वल टू AP वेक्टर, ये प्रूव करना था। ठीक है, P इज डायमेट्रिकली ऑपोजिट एंड कहने का मतलब क्या, ऐसा होगा एक सर्कल है हमारे पास जैसे, ठीक है, तो ये इसका डायमीटर है, और सरकम सेंटर क्या हो गया, ओ वेक्टर हो गया ना, जैसे मान लो ऐसा ट्राइंगल है आपके पास ABC, और उसका सरकम सेंटर क्या हो गया, ओ हो गया आपके पास। अच्छा सॉरी, ये उसका ऑपोजिट एंड पॉइंट बनाना है हमें, तो ना ये वाली लाइन नहीं बनाते हैं। हाँ अब ठीक है, तो अब मेरे पास कुछ ऐसा हो गया कि ओ जो है वो सरकम सेंटर है। ठीक है, तो आपके पास ये एक लाइन होगी जो कि क्या होगी, एक डायमीटर है, क्योंकि वो सेंटर से पास कर रही है, तो पी जो है वो उसका डायमीट्रिकली ऑपोजिट एंड पॉइंट है। तो ये कहने का मतलब है कि पी वेक्टर जो है दैट इज डायमीट्रिकली ऑपोजिट एंड पॉइंट ऑफ ए ऑफ द सर्कम सर्कल ऑफ ट्राइंगल एबीसी। तो इसके लेफ्ट हैंड साइड उठाते हैं अगेन, तो वो क्या बनेगी, एच वेक्टर माइनस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर माइनस एच वेक्टर, समझते हो ना, फाइनल माइनस इनिशियल होता है, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस सी वेक्टर माइनस एच वेक्टर। तो अगर देखेंगे एक एच से एक एच कैंसिल हो गया, हमारे पास वैल्यू आ गई बी प्लस सी माइनस ए माइनस एच, ये आ गया। ठीक है, अब मेरे को बनाना है ए और पी, तो ए तो चाहिए मुझे और साथ में मेरे को पी भी चाहिए, तो मेरे को बी सी और एच नहीं चाहिए। ठीक है, और ओ सोच सकते हैं हम, तो एक काम करते हैं एच इन टर्म्स ऑफ ओ लिख लेते हैं। तो जो हमारा एच वेक्टर है वो किसके बराबर है, 3G मतलब हो गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2O वेक्टर के बराबर है, तो एच की जगह ये लिख देते हैं। तो ये लिख दिया हमने बी प्लस सी माइनस ए माइनस एच की जगह लिख दिया, ऐसी जगह पे क्या लिख देंगे, ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2O, तो ए प्लस बी प्लस सी माइनस 2O वेक्टर लिख दिया। तो अब देखते हैं, तो B से B कट गया क्योंकि प्लस माइनस है, C से C कट गया, तो हमारे पास आ जाएगा 2O वेक्टर माइनस 2A वेक्टर, तो ये टर्म बन जाएगी। हाँ, अब P को भी लेकर आना है पिक्चर में, तो P कैसे लेकर आएंगे, तो O वेक्टर है वो क्या है, A और P का मिड पॉइंट है ना, O वेक्टर इज मिड पॉइंट ऑफ A एंड P, तो मैं लिख सकता हूँ O वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस P वेक्टर डिवाइडेड बाई 2, तो 2O वेक्टर की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, A प्लस P माइनस 2A वेक्टर, तो ये आ जाएगा P वेक्टर माइनस A वेक्टर, तो ये टर्म बन जाएगी AP वेक्टर, और ये हमें प्रूव करना है। समझ आ गया सबको, ऑल क्लियर कर दो एक बार, कोई भी कंफ्यूजन है तो बताओ। सबको ऑल क्लियर हो गया तो बताओ एक बार। कपिल चौहान, अनुष्का, आदित्य कौशिक, आप हैं क्लास में, अगर हैं तो यस करें।
कपिल चौहान, आदित्य, कौशिक, अनुष्का। ठीक है, बाकी लोग को ये क्लियर हो गया क्वेश्चन? ठीक है, एक और क्वेश्चन करो अब। देखो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है बहुत ही, वेक्टर 3D, इनमें से भी हर साल काफी क्वेश्चन आते हैं। तो अगर आप स्टार्टिंग से ही नहीं पढ़ाई करोगे ना तो आपको बहुत दिक्कत आएगी इसमें। फाइंड द वेक्टर, फाइंड द यूनिट वेक्टर along the angle bisector of A वेक्टर एंड B वेक्टर। तो दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, A वेक्टर इज नॉट इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर। इसका मतलब हो गया कि A एंड B आर नॉन कोलिनियर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, A और B दो नॉन कोलिनियर वेक्टर है, उनके एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है। तो जिसका भी आंसर आता है चैट बॉक्स में लिखो एक बार। चलो देखो, फाइंड द यूनिट वेक्टर अलोंग द एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए एंड बी। तो मान लो ये हमारा ए वेक्टर है और ये हमारा बी वेक्टर है। ठीक है, तो हमें एंगल बाइसेक्टर की डायरेक्शन निकालनी है बेसिकली ना। यूनिट वेक्टर कहने का मतलब है डायरेक्शन ही ओनली, है ना। तो अब प्रॉब्लम ये है कि मान लो मैंने एक पैरेललोग्राम बना दिया, तो ये इसका डायगोनल आ जाएगा। तो ये इसका एंगल बाइसेक्टर होगा कि नहीं होगा? पैरेललोग्राम के जो डायगोनल होते हैं वो एंगल बाइसेक्टर नहीं होते। क्यों नहीं होते? क्योंकि ये वाला जो एंगल होता है वो इसके बराबर होता है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल होता है ना, और ये वाला एंगल जो होता है वो इसके बराबर होता है। तो अगर 1 और 2 बराबर होंगे तभी ये एंगल बाइसेक्टर बनेगा। और 1 और 2 कब बराबर होंगे? जब ये वाली साइड और ये वाली साइड जो है ये आपस में बराबर होंगे। अभी तो बराबर नहीं है, इसीलिए तो पैरेललोग्राम है। तो बराबर वो किस केस में हो जाएंगी? अगर हम इसको रोम्बस बना दें, क्योंकि अगर रोम्बस बनाएंगे तो उसकी एडजेसेंट साइड इक्वल हो जाएंगी। तो जब एडजेसेंट साइड इक्वल होंगी तो वो क्या बन जाएगा अपने पास? एक रोम्बस बन जाएगा। तब उसका जो डायगोनल बनेगा वो एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा, क्योंकि 1 और 2 उस केस में बराबर आ जाएंगे। तो हम क्या करते हैं, अब इसी दो वेक्टर दिए हुए हैं, अभी तो मैग्नीट्यूड हमें पता नहीं ना बराबर है कि नहीं है। ए वेक्टर जो है हो सकता है उसका मैग्नीट्यूड बी वेक्टर से ज्यादा हो सकता है, कम हो। तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम, जैसे मान लो ये हमारा ए वेक्टर है, ये याद रखना है रिजल्ट, ठीक है, ये हमारा बी वेक्टर है। तो हम क्या करते हैं, अब उसको यूनिट वेक्टर बना लेते हैं। इसके अलोंग हमने एक यूनिट वेक्टर बना लिया ए कैप। तो यूनिट वेक्टर अलोंग ए वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा? यूनिट वेक्टर है तो मैग्नीट्यूड 1 होगा। ये हमने बना लिया बी कैप। अभी इसका मैग्नीट्यूड कितना हो गया? इस वाले वेक्टर का बी कैप यहाँ तक ही तो आएगा, इसकी डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर। ठीक है, इन दोनों का मैग्नीट्यूड कितना हो गया? 1 हो गया। अब इससे जो आप पैरेललोग्राम बनाओगे वो रोम्बस बनेगा। समझ आ गया होगा आपको, क्योंकि अब इस साइड की लेंथ भी 1 यूनिट है। ठीक है, इस साइड की भी लेंथ 1 यूनिट है, तो ऑटोमेटिकली इन चारों की लेंथ कितनी हो जाएगी? 1 यूनिट। ठीक है, अब जो इसका डायगोनल बनेगा उस केस में क्या होगा? ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर आ जाएंगे, तो ये एंगल बाइसेक्टर बन जाएगा। तो ये डायगोनल अब आपके पास क्या होगा?
ये डायगोनल हमारे पास होगा ए कैप प्लस बी कैप। तो अगर आपसे कोई पूछे कि एंगल बाइसेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू वेक्टर्स, या तो ऐसे बोल देते हैं, हाँ एंगल बाइसेक्टर, या वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एंगल बाइसेक्टर बोल देते हैं ना, ऐसा बोल देते हैं एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ ए कैप प्लस बी कैप डिवाइडेड बाय मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप। पहले मैंने यूनिट वेक्टर बना लिया, ये वाला वेक्टर जो बनेगा वो ए कैप प्लस बी कैप जो बनेगा वो जरूरी नहीं है यूनिट वेक्टर हो, दो यूनिट वेक्टर को ऐड करके जरूरी नहीं है यूनिट वेक्टर हो, यूनिट वेक्टर तो तब बनेगा जब उसका मैग्नीट्यूड 1 होगा। तो हमने क्या किया, ए कैप प्लस बी कैप को डिवाइड कर दिया मॉड ऑफ ए कैप प्लस बी कैप से, तो उसका मैग्नीट्यूड अब कितना हो गया हमारे पास, 1 हो गया। ठीक है, उसको लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि हो सकता है एंगल बाइसेक्टर की लेंथ 2 हो सकता है 3 हो सकता है लैम्डा हो और सो ऑन। समझ आ गया। अब आपको मान लो नीचे वाला एंगल बाइसेक्टर निकालना है, एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर, तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ये आपने अगर ए वेक्टर लिया, ये आपने ए वेक्टर लिया तो इसके ऑपोजिट कितना हो जाएगा, माइनस बी, ये वाला वेक्टर आपका माइनस बी होगा। समझ रहे हो। तो अब इसमें क्या करोगे, पैरेललोग्राम नहीं बनाना है, क्या करना है, वही यूनिट वेक्टर से बनाना है। तो ये हम यहाँ पर एक ले लेंगे माइनस बी कैप, ये ले लेंगे ए कैप, अब इसका एक रोम्बस बनेगा और जो इसका डायगोनल होगा वो एंगल बाइसेक्टर होगा। तो इस केस में जो एंगल बाइसेक्टर आएगा वो आपके पास आएगा एंगल बाइसेक्टर ऑफ ए वेक्टर एंड माइनस बी वेक्टर इज इक्वल टू ए कैप माइनस बी कैप डिवाइडेड बाय मॉडुलस ऑफ ए कैप माइनस बी कैप। ठीक है, उसके लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दो। लैम्डा से इसीलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि अभी राइट नाउ हमें उसका मैग्नीट्यूड नहीं पता है। ठीक है, यहां तक ऑल क्लियर हो गया सबको। ठीक है, तो नेक्स्ट इस चैप्टर में है हमारे पास हम इसके बाद जो टॉपिक्स हमें पढ़ने हैं, एक है राइट हैंड साइड सेम मेथड। ठीक है, थोड़ा बड़ा सा चैप्टर ये भी। फिर उसके बाद स्केलर प्रोडक्ट आ जाएगा, जैसे आपने पढ़ा होगा, तो फिजिक्स में आपने थोड़ा सा पढ़ा होगा, यहाँ पे काफी ज्यादा पढ़ते हैं। फिर वेक्टर प्रोडक्ट आएगा। ठीक है, फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आएगा। तो यहाँ तक थोड़ा सा अजीब रहता है यहाँ तक ना, जो अभी तक हमने टॉपिक पढ़े हैं, क्योंकि इसमें ना वो पोजीशन वेक्टर लगा के स्टेटमेंट्स प्रूव वगैरह करनी रहती है। बट इसके आगे जैसे आपको स्केलर प्रोडक्ट पता है, ए डॉट बी, ए वेक्टर ए का और बी के साथ डॉट लेते हैं तो मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा आता है, तो वहां से चैप्टर थोड़ा सा आसान भी होना स्टार्ट हो जाता है। फिर स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट आता है। ठीक है, और फिर वेक्टर इक्वेशंस आती हैं। तो ये इसके ऑलमोस्ट टॉपिक्स हैं। फिर कुछ मिसलेनियस प्रॉब्लम्स हम करेंगे। ठीक है, तो ये इस चैप्टर के टॉपिक्स हैं। तो जैसे जैसे चल रहा है उसको कंटिन्यू करते रहो। एक असाइनमेंट में अपलोड कर दूंगा आज 1 बजे तक, तो उसको डाउनलोड करके उसको करना है, फिर पैकेज करना है। अगर आप काम चोरी करोगे ना तो आपके मार्क्स भी नहीं आएंगे, आपको चीटिंग की भी करनी पड़ेगी। जैसे बहुत बच्चों ने इस टेस्ट में भी चीटिंग करी है, तो वो आप करोगे तो आपको ही नुकसान है बेटा। आपका बाद में जब फुल टेस्ट वगैरह होंगे तो आपके मार्क्स ही नहीं आएंगे। फिर आपका क्वेश्चन होगा सर मैंने बहुत मेहनत करी थी बट मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे। ठीक है, तो वो नहीं हो पाएंगे जब तक आप खुद से मेहनत नहीं करेंगे, खुद से क्वेश्चन नहीं लगाएंगे, तब तक आपके मार्क्स नहीं आएंगे। ठीक है, तो तरीका वही है, क्लास कॉपी पढ़ो। ठीक है, फिर जो भी असाइनमेंट दी जा रही है उसको करो और पैकेज करो। दिन के आपको कम से कम 30 से 40 क्वेश्चन करने जरूरी हैं, इजी लेवल के। ठीक है, अगर थोड़े मुश्किल कर रहे हो तो 20 तक तो क्वेश्चन आपके होने चाहिए। अगर इतनी पढ़ाई आप नहीं कर रहे हो आपको नुकसान होगा। ठीक है, उससे ज्यादा मैं आपको क्या बोलूं, आप खुद ही समझदार हैं, आपको समझनी चाहिए ये बातें। अगर आप नहीं समझ रहे हैं तो आपको नुकसान होगा, आपका सिलेक्शन वगैरह नहीं हो पाएगा। ठीक है, चलो, मैं होप करता हूँ कि अब आप पढ़ाई स्टार्ट कर देंगे रेगुलरली, क्लास नोट्स पढ़ें रेगुलरली, और जिसका भी कैलकुलस जो भी छूटा हुआ है अभी उसको छोड़ के वो सैटरडे संडे को आप करें, जब भी आपका वीकेंड है, जो भी पुराने टॉपिक है उसको छोड़, मतलब जो भी आपको छूटा हुआ उसको रिवाइज करें। जो भी डाउट है मुझे भेजें, मैं आपके आंसर करूंगा। ठीक है, चलो, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। जय हनुमान जी करके एग्जिट करो। इसके नोट्स और असाइनमेंट वगैरह 1 बजे तक मैं अपलोड कर दूंगा। नेक्स्ट टेस्ट आपका 15 को होगा। नेक्स्ट सॉरी 15 को नहीं, नेक्स्ट 15 दिन के बाद होगा। मतलब ये आएगा आपका सैटरडे को आएगा, 25 को। तो उसमें मोस्ट प्रॉब्ली वेक्टर ही आएगा। ठीक है, और हो सकता है हम एक आधा चैप्टर पुराना उठा लें। ठीक है, चलो, जय हनुमान करके अब एग्जिट करो।